नक्सलवाद को अभी बस्तर से ही पहचाना जाने लगा है। तो इसलिए जब भी नक्सलवाद पर बात हो पहले बस्तर पर बात कर लेना चाहिए। ट्रिपल जंक्शन को समझने के लिए मैं बस्तर की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे जब तक बस्तर में माओवाद कैसे आया और यहाँ पर आकर के कैसे प्रतिस्थापित हो गया नहीं समझेंगे, आप ट्रिपल जंक्शन को नहीं समझ सकते, आप सलवा जुड़ूम को नहीं समझ सकते, आप नक्सलवाद से जुड़ी हुई बहुत सारी जो शब्दावलियां उसको नहीं आसानी से समझ सकते। क्योंकि इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी था कि ग्रामीणों का समर्थन क्या नक्सलवाद को है, क्या माओवादी सचमुच ग्रामीणों के समर्थन से ही बस्तर के भीतर टिके हुए हैं। तो इसका उत्तर एक बड़ा वाला ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नक्सलवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण है। मैं लगभग अपने हर वक्तव्य में यह बात कहता हूं कि नक्सलवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बस्तर में नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के कारण बस्तर में बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं, खड़ी हो गई हैं। नक्सलवाद, जिसकी शुरुआत तो एक क्रांति के रूप में हुई थी, परंतु कुछ समय बाद ही इस क्रांति ने समस्या का रूप ले लिया था, और समस्या भी इतनी भयंकर समस्या जिसने कई घरों को उजाड़ दिया। तब से लेकर अब तक इस समस्या से निपटने का संघर्ष ही चल रहा है। फिर चाहे बात करें सरकारों की या स्टेट पुलिस की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की या लोकल ग्रामीणों की, सब अपने स्तर पर समस्या को ख़त्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक इस पर काबू भी पा लिया गया है। आज के हमारे गेस्ट बस्तर विषय विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में एनएचपीसी में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में डीजीएम पद पर नियुक्त हैं। माननीय राजीव सर अब तक नक्सलवाद और बस्तर पर कई किताबें लिख चुके हैं, जैसे आमचो बस्तर, बस्तरनामा, बस्तर के जननायक, दंत क्षेत्र और भी कई। आज के पॉडकास्ट में हमने राजीव सर से नक्सलवाद को समझने की कोशिश की है। नक्सलवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे फैला, इसके समाधान और अब की स्थिति। इससे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करें, अगर आप एक एस्पायरिंग ऑथर हैं एंड बुक लिखना चाहते हैं या आप बुक लिख चुके हैं और उसे पब्लिश करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वहां जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एन्जॉय द पॉडकास्ट। कैसे है सर? बिल्कुल ठीक ठाक अर्चित जी। आप काफ़ी समय से नक्सलवाद टॉपिक पे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बट इम्पोर्टेंट भी है। नक्सलवाद पे जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा इसको कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से जन्मा, उसके बारे में बात करने से पहले मैं बस्तर के बारे में जानना चाहूँगा। बस्तर क्या है सर? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है अर्चित जी, क्योंकि नक्सलवाद को अभी बस्तर से ही पहचाना जाने लगा है। तो इसलिए जब भी नक्सलवाद पर बात हो पहले बस्तर पर बात कर लेना चाहिए ना। इस समय बस्तर एक संभाग है जिसके अंदर 7 जिले आते हैं, है ना। दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनके नाम आज देश भर में बहुत चर्चित हो गए हैं। बहुत सारे लोग इन जिलों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या हैं और कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर माओवादियों की उपस्थिति सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या नारायणपुर के पीछे का पूरा अबूझमाड़ का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये इनके विषय में जहाँ की माओवादियों की कमोबेश उपस्थिति इस समय पर है, इस विषय में लोग जानना चाहते हैं, इसलिए बस्तर बहुत अधिक चर्चा में है। वही है। तो इसमें आगे हम पहले नक्सलवाद के बारे में शुरुआत करें, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये नक्सलवाद जो वर्ड है ये कहाँ से आया? देखिए अर्चित जी, नक्सलवाद को आपको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप बस्तर के सिलसिले में जानना चाहते हैं इसको, तो ये 80 के दशक से शुरू होता है। लेकिन नक्सलवाद 80 के दशक से शुरू नहीं होता, बल्कि जो उग्र वामपंथ है उसकी शुरुआत तो आज़ादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत में इन्होंने भारत की आज़ादी को वामपंथियों ने पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया था। उनका ये मानना था कि भारत में अभी वास्तविक आज़ादी आई नहीं है और वो तभी आ सकती है जब वो रूस के तरीके से या चीन के तरीके से एक साम्यवादी व्यवस्था भारत में प्रतिस्थापित हो जाए। और इसको करने के लिए 60-70 के दशक में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, और मैं पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो कि नक्सलबाड़ी से आरंभ होते हुए लगभग देश में बहुत सारे देश के ऐसे हिस्सों में जहां की वामपंथियों की पकड़ बहुत अच्छी थी, वहां उसका प्रभाव देखने के लिए मिला। मूल रूप से बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये जो आंदोलन था या नक्सलवाद था, उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने के लिए मिला। लेकिन तब जाते जाते भी जमींदारी व्यवस्था विद्यमान थी।
तो नक्सलियों के लिए जो कि साम्यवादी व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो शत्रु को चिन्हित करें कि शत्रु कौन है उनका। तो जमींदार उस समय एक ऐसा निशाना हो सकते थे जिनको वो अपना शत्रु बता सकते थे। तो नक्सलियों ने बहुत आसानी से कहा कि भाई ये जमींदार हैं, ये पूंजीपति हैं और ये शत्रु हैं, इन्होंने मजदूरों का शोषण किया है, इन्होंने किसानों का शोषण किया है, इन्होंने जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। और ये बहुत आसान निशाना थे और जमींदारों के इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा आंदोलन उस दौर पे फैला। लेकिन इसी को हम यहाँ पर दृश्य बदलते हैं, परिप्रेक्ष्य बदल देते हैं और बस्तर की तरफ चले आते हैं। Correct है। तो जो सर शुरुआत में जो विचारधारा थी वो मेरे हिसाब से जितना मैंने इसमें पढ़ा है मार्क्सवादी विचारधारा थी। अब नक्सलियों को माओवादी बुलाया जाता है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा कब माओवादी सिद्धांतों में बदल गई, बीच में क्या हुआ सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि माओ बहुत स्पष्ट था कि क्रांति को कैसे लाना है और बंदूक जो है उसका मुख्य माध्यम था जिसके माध्यम से वो क्रांति को वो मानते थे कि क्रांति सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये एक बहुत प्रचलित नारा या बहुत प्रचलित वाक्य हो गया है और इसको मानने वाले माओवादी हैं। वो माओ का तरीका, माओ ने जिस तरीके से क्रांति की या माओ ने जिस तरीके से चीन में परिवर्तन लाया, वो उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं और उस रास्ते के माध्यम से चाहते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है वो बदल जाए और यहां पर बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था हो जैसी कि चीन में विद्यमान है ना। वो उस तरीके की सामाजिक क्रांति की तरफ नहीं जाना चाहते जो कि लोगों को एक साथ जोड़ कर आए। वैसी सामाजिक क्रांतियों में समय लगता है, लेकिन वे ऐसी क्रांति करना चाहते हैं जो फास्ट फूड की तरह हो। बंदूक उठाओ, जो आपसे सहमत नहीं उनको मार दो, जो लोग और अन्य व्यवस्थाओं के पक्षधर हैं उनको समाप्त कर दो। वो शत्रु को या वर्ग शत्रु को समाप्त करने में यकीन करते हैं और वो ये मानते हैं कि वे और उनके जैसे लोगों को ही इस दुनिया में, इस धरती पर जीने का हक है और बाकी जो कोई भी है वो शत्रु है और उसको खत्म हो जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए उनके लिए सत्ता बंदूक की नली से निकल रही है। और इन दिनों जो बस्तर या उसके आसपास के परिक्षेत्रों में, जिसमें कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का क्षेत्र, खासतौर पर उड़ीसा का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये सब जो परिक्षेत्र हैं आसपास, जहां की इन दिनों या इस समय माओवादियों का ठीक ठाक प्रभाव है, वे इसी माओवाद की ओर इसी तरीके से अब व्यवस्था के परिवर्तन का सपना देखते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, उनको सिर्फ बंदूक की भाषा आती है, वो समाज को ऐसे ही बदलना चाहते हैं। इसमें जब से नक्सलवाद शुरू हुआ है समय समय पे कई ऐसे टर्म्स हैं जो इससे जुड़ते गए हैं। कुछ उन टर्म्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि मैं बात करूँ ट्रिपल जंक्शन थ्योरी। ये ट्रिपल जंक्शन थ्योरी क्या है सर? देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं उसको समझने के लिए हमको माओवाद, मैं इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिपल जंक्शन को समझने के लिए मैं बस्तर की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे, जब तक बस्तर में माओवाद कैसे आया और यहाँ पर आकर के कैसे प्रतिस्थापित हो गया नहीं समझेंगे, आप ट्रिपल जंक्शन को नहीं समझ सकते, आप सलवा जुड़ूम को नहीं समझ सकते, आप नक्सलवाद से जुड़ी हुई बहुत सारी जो शब्दावलियां उसको नहीं आसानी से समझ सकते। बस्तर में नक्सलवाद इसलिए नहीं आया कि यहां पर लोगों को कोई समस्या थी। बस्तर में नक्सलवाद इसलिए भी नहीं आया कि यहाँ के आदिवासी आंदोलित हो रहे थे। यहाँ पर इसलिए भी नहीं आया कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनका कि दोहन हो रहा था। अगर इस समय मैं आपको बताऊं तो बैलाडीला आयरन ओर माइंस है जो लगभग 60-70 के दशक से संचालित हो रही है, उसको छोड़कर कोई दूसरी खदान इस समय अपने अस्तित्व में नहीं है। कुछ 70-80 के दशक में एक दो सीमेंट प्लांट हुआ करते थे, हीरा सीमेंट और या वे बंद हो चुके हैं। इसके अलावा वहां पर कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है। एक स्टील प्लांट नगर के आसपास खुलने का था, उसके स्थिति डावाडोल। मतलब कुल मिलाजुला के यह है कि बस्तर में किसी भी तरीके के उद्योग की सभी प्रकार की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह या पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि वहां पर संसाधनों का बहुत उग्र दोहन हो रहा था, इसके कारण यहां पर नक्सलवादियों की उपस्थिति थी। तो ये आए क्यों? मूल रूप से यहां पर पीपुल्स वार ग्रुप सक्रिय हुआ करता था, जिसको कि आप माओवादियों की एक शाखा समझ सकते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप
जिसके उस समय के नेता हुआ करते थे कोंडापल्ली सीतारमैया। जो कोंडापल्ली सीतारमैया थे वो आंध्र प्रदेश में, उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, आंध्र प्रदेश के मुलुगु के जो जंगल है उन जंगलों में आधार इलाका बनाने की कोशिश कर रहे थे। आधार इलाका वो इलाका होता है जहां, ये भी आपका एक, आप टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे परिभाषा की, तो यहां पर आधार इलाका को समझिए। आधार इलाका वो इलाका होता है जिसको कि वो अपना लिबरेटेड जोन कह लेते हैं, जिसको कि वो कहते हैं कि हमने उसको सरकार से स्वतंत्र कर लिया है। जब उनके पास ऐसा कोई इलाका होगा तभी तो वहां से वो अपनी गतिविधि संचालित कर सकते हैं। तो नक्सली अपना आधार इलाका बनाने के लिए मुलुगु के जंगलों में बहुत हद तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सरकारी तंत्र बहुत आसानी से मुलुगु के जंगलों में प्रवेश कर जाता था, अच्छी तरीके से कॉम्बिंग हो जाती थी और बड़ी संख्या में माओवादी हताहत होते थे। ऐसी स्थिति में उनको ऐसे जगह की आवश्यकता थी जहां भौगोलिक रूप से वो सुरक्षित रह सके और वो कई राज्यों की सीमाओं से मिलता हो। अब आप जो ट्राई जंक्शन की बात कर रहे थे, बस्तर में आइए। बस्तर के जहां पर इस समय माड़ क्षेत्र है या अबूझ माड़ का क्षेत्र है या जिन जिन क्षेत्रों में माओवादी सक्रिय है उनको देखें। एक तरफ तेलंगाना है, दूसरे तरफ महाराष्ट्र है, तीसरे तरफ छत्तीसगढ़ है। या थोड़ा सा घूम जाए तो एक तरफ तेलंगाना है, दूसरी तरफ उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है। इधर घूम जाए मतलब उधर मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, इधर महाराष्ट्र पड़ जाएगा, इधर इधर छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। कुल मिला जुला के है कि 3 राज्यों की सीमाएं जिन जिन क्षेत्रों की तरफ लगती हैं वहां माओवादियों को सुविधा होती है कि एक राज्य में गतिविधि कीजिए, दूसरे राज्य में आप निकल जाइए। या कुल मिला जुला के ये है कि तब आप स्थायित्व जो है, मतलब आप सरकार को भी भ्रमित करते रह सकते हैं, वारदात किसी एक क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि हमारा तंत्र ऐसा है कि हमारा जो पुलिस तंत्र है वो सम्मिलित रूप से काम नहीं करता, संयुक्त रूप से काम नहीं करता। अब करने लगा है। अब जब से नक्सलवाद को तंत्र ने समझा है और ये जाना है कि संयुक्त रूप से जो है काम अगर हम नहीं करेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशंस नहीं करेंगे, तो हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से रिमूव या इराडिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अब विभिन्न राज्यों की पुलिस एक साथ काम कर रही है, लेकिन तब ये 3 अलग अलग राज्यों के जंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे। और यहां आप देखो कि बस्तर कितनी बेहतर जगह है माओवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि एक तरफ से शुरू कीजिए, उधर ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश से, नीचे आइए तो महाराष्ट्र, थोड़ा सा नीचे आइए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा, थोड़ा सा घूम जाइए तो उड़ीसा का हिस्सा, ऊपर की तरफ झारखंड का हिस्सा, और इधर तो आप देखें कि जो बस्तर ऐसे जंक्शन पे पड़ता है जहां बहुत से राज्यों की सीमाएं पड़ती हैं और इन सीमाओं के कारण माओवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि एक राज्य में गतिविधि करने के बाद वो कब, कहां और कैसे दूसरे राज्य में चले जाते हैं, और तब तक जब तक स्थायित्व नहीं आ जाता। और इसीलिए बहुत आसान नहीं है फोर्स को ऑपरेट करना ऐसे परिस्थिति, और भौगोलिक रूप से भी बस्तर बहुत कठिन है ना। बीच में एक बस्तर कटान है, बैलाडीला की पहाड़ियां अचानक से ऊपर उठती हैं, चारों ओर बहुत ऐसी टोपोग्राफी है जिसको कि आसानी से जो है आर पार नहीं किया जाया जा सकता है। नदी गोदावरी एक तरफ से घेरती है, दूसरी तरफ से इंद्रावती, तीसरी तरफ से शबरी, और ये सभी बड़ी नदियां हैं। तो इस तरीके का जहां भूगोल होता है वहां आसान नहीं होता कि हम जो है फोर्स मूवमेंट करें। इसके अलावा घना जंगल है, कुछ हिस्से ग्रामीणों से जो गांव ग्रामीण है, चूंकि माओवादी बहुत समय से उस क्षेत्र में, लगभग 80 के दशक से माओवादी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो बल से, छल से, डर से या लालच से, लोभ से या उनके अपने समर्थन से, जो भी बहुत सारे कारण है अलग अलग, हर कारण की अलग अलग विवेचना हो सकती है। तो उनके कारण क्या है कि आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने ही लोगों को मार करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो ढाल है। तो इसके कारण ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है माओवादियों के लिए बेहतर जगह बन गई है। जी, इसी श्रृंखला में सर एक टर्म और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, लाल गलियारा को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमेशा जो वामपंथी हैं वे कुछ नारे उठाते रहे हैं, जैसे दुनिया के मजदूरों एक हो। वो मजदूरों, किसानों, वो पूरे विश्व के मजदूरों किसानों की समग्रता से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो सोच है, उनका जो सिद्धांत है, वो राज्यों के भीतर जो इस तरीके के मतभेद पैदा करना है जिससे कि वहां पर अस्थिरता और अराजकता पैदा हो जाए। भारत में जब 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया था,
उस समय आप देखें कि यही गद्दार वामपंथी इनमें से अनेक जो स्वागत कर रहे थे कि चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया है, क्योंकि उनके पीछे यह मानसिकता थी या वे ऐसा सोच रहे थे कि चीन जब भारत पर आक्रमण करेगा, वो जिन 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 क्षेत्रों को जीतता चला जाएगा, वे क्षेत्र वामपंथी परिक्षेत्र हो जाएंगे। वे क्षेत्र, उन क्षेत्रों में वैसा का वैसा ही शासन होगा जैसा चीन में इस समय स्थापित है। और क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर चीन की सत्ता हो या भारत की सत्ता हो उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो वहां पर साम्यवादी शासन प्रतिस्थापित है ही। तो इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें कि एक सपना था वामपंथियों का कि चीन से होते हुए यह जो तंत्र है, यह जो व्यवस्था परिवर्तन का सिलसिला है, वो नेपाल तक, नेपाल में माओवादी शासन आ ही गया है, छद्म रूप से ही सही, भले ही वहां पर लोकतंत्र का एक आवरण है, पर माओवादियों ने ही वो सत्ता परिवर्तन किया था और उनका बहुत अधिक जोर है वहां की सत्ता पर। और उसके बाद फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और फिर होते हुए दक्षिण के राज्य। तो वामपंथियों का ये एक सपना था, या विशेष रूप से माओवादियों का ये एक सपना था कि इस तरीके से वो एक गलियारा बनाते हुए चले जाएंगे और इस गलियारा के माध्यम से वो फैलेंगे और वो फैलते हुए फिर एक दिन पूरे देश भर में अपने विचार, अपने विचारधारा का प्रसार करने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। यह सौभाग्य की बात है। यह इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि लोग उनके साथ नहीं थे। लोगों ने माओवादियों का लोग उस तरीके से समर्थन नहीं किया जैसा कि वो अपेक्षा करते थे। एक किताब है नक्सलवादी, यह किताब आलोक पुतुल द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में बहुत सारे माओवादियों के साक्षात्कार हैं। इन साक्षात्कारों में एक साक्षात्कार है कनु सान्याल का। कनु सान्याल आरंभिक माओवादी नेताओं में थे जिन्होंने नक्सलवाड़ी का आंदोलन आरंभ कराया था। कानू सान्याल एंड चारू मजूमदार और कनु सान्याल। कनु जंगल संथाल का भी नाम ले सकते हैं। ये पूरे नेताओं का एक समूह था। तो कनु सान्याल अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि ये जो लोग बंदूक लेकर लड़ रहे हैं, मैं उन्हें आतंकवादी कहता हूं। ये अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और इनके सफल नहीं हो पाने के पीछे का कारण यह है कि लोग इनके साथ नहीं हैं। जब लोग आपके साथ होंगे तभी क्रांति सफल हो सकती है। और देश भर में माओवादियों की विफलता का एकमात्र कारण यही है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। लोग अराजकता के साथ नहीं हो सकते, लोग आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हो सकते। लोगों को बदलाव चाहिए तो हमारे देश के लोकतंत्र में वो व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। लोकतंत्र उनको वो स्वतंत्रता देता है कि वो अभिव्यक्त हो। लोकतंत्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बदलाव जैसा वो चाहते हैं वैसा बदलाव आ सके। वे जैसा प्रशासक चाहते हैं, वे जैसा शासन चाहते हैं, वे जैसा कानून चाहते हैं, वो कर पाने की, ला पाने की क्षमता हमारे लोकतंत्र में है। इसलिए लोकतंत्र जो है बहुत सारे दबावों को झेल जाता है। लेकिन माओवाद को अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आतंकवाद का ही सहारा लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा। इसके सिवाय वो कभी सफल नहीं हो सकते और इसीलिए वो असफल होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अब ऐसी व्यवस्थाओं, ये मध्ययुगीन चीजें हैं। मध्य युग में तलवार लेकर के चले गए और उन्होंने चीजों को और क्षेत्रों को कब्जा लिया। ये मध्ययुगीन सोच भी मध्ययुगीन है और सही मायनों में तो ये विचार भी मध्ययुगीन है ना। अब समय बहुत बदल गया और इसको हमको बहुत सोचना समझना पड़ेगा। जी अर्चे जी, इसमें आपने बीच में एक वर्ड का यूज किया था, सलवा जुडूम। ये सलवा जुडूम क्या चीज है? देखिए, सलवा जुडूम बहुत विवादित टर्मिनोलॉजी रही है। विवादित इसलिए रही है क्योंकि आरंभ में सलवा जुडूम जो है वो बहुत स्वतः स्फूर्त रूप से आरंभ हुआ था। स्वाभाविक बात है कि नक्सली जिन क्षेत्रों में काबिज हैं वो उनका दबाव वहां के ग्रामीणों के ऊपर भी है। ग्रामीण कसमसाते रहते हैं, वे नहीं चाहते कि माओवादी उनके ऊपर शासन करें। ग्रामीणों की इच्छा के विरुद्ध माओवादी उनके क्षेत्र में घुस गए हैं और घुसने के बाद वे अब डराकर, धमकाकर, दबाव में, लालच में, जो भी तरीका हो उससे उन्होंने उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बना करके रखा हुआ है। तब कई ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब ग्रामीण अपना विरोध प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था सलवा जुडूम, जो स्थानीय घटना से शुरू हुआ, उसके बाद
ग्रामीण इकट्ठा हुए, लामबंद हुए, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 200, इस तरीके से गांव दर गांव सलवा जुड़ूम के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जब एक बंदूक वाले आंदोलन का, या एक, मैं अपने दर्शकों से या आपके दर्शकों से अर्चित क्षमा चाहूंगा क्योंकि नक्सलवाद आंदोलन नहीं है, कथित शब्द अगर हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक आतंकवाद का प्रत्युत्तर देने के लिए ग्रामीणों ने अपना आंदोलन चलाया। लेकिन समस्या क्या होती है, जब बंदूक का जवाब आप बंदूक से देने लगते हैं तो बंदूक का एक नशा होता है, और वो नशा आपको हमेशा सही दिशा में नहीं लेकर के जाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ना बंदूक लेकर क्रांति हो सकती है, ना ही बंदूक से उसका प्रतिवाद पूरी तरीके से हो सकता है। केंद्र बिंदु में समाज है, और समाज ही अपने भीतर बदलाव लाएगा, और समाज के भीतर से भी लोग अगर बंदूक उठाकर प्रतिवाद करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गलत दिशा और धारा ले सकते हैं। यद्यपि इस आंदोलन को महेंद्र कर्मा जैसे एक ख्याति नाम और बड़े आदिवासी नेता का सहयोग मिला। उन्होंने इस आंदोलन को, जो कि स्वतः स्फूर्त आरंभ हुआ था, उसको अपना नेतृत्व देना स्वीकार किया। वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। वो मुख्यमंत्री पद के कई बार उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट भी हुए क्षेत्र में, और वो चाहते तो वो इसी प्रकार की राजनीति में लगे रह सकते थे, यही राजनीति कर सकते थे। लेकिन उस समय जो आंदोलन लोगों के बीच से शुरू हुआ नक्सलियों को बाहर करने का, वे उसका प्रमुख हिस्सा बने, प्रमुख चेहरा बने। नक्सलियों द्वारा मार भी डाले गए। लेकिन ये जो मूवमेंट है जिसकी आप सलवा जुड़ूम की बात कर रहे हैं, उसको बाद में सरकार ने भी अपना समर्थन दिया, और जैसे ही सरकार ने समर्थन दिया वैसे ही वैश्विक पटल पर यह आलोचना का केंद्र हो गया, क्योंकि इसको सरकारी गतिविधि माना गया। फिर यह देखा गया कि सरकार लोगों को बंदूक दे रही है, सरकार, लोग, छोटे बच्चे उसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, ग्रामीण युवा सम्मिलित हो रहे हैं, और इस तरीके से उसका जो एक चित्रण है वो बहुत भयावह हो गया, होता चला गया। और दूसरा, दोनों तरफ की बंदूकें अपनी अपनी कहानियां लिखने लगी, जो धीरे धीरे बहुत भयावह अराजकता में बदलता चला गया परिवेश। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने तरफ से भी कोशिश की, सरकार को कहा कि भाई आप अपनी बंदूकें जो आपने दी है उसको वापस ले लें। और जब सरकार ने अपनी बंदूकें वापस ले ली, उसके तुरंत बाद हुआ ये कि नक्सली बहुत ताकतवर होकर उभरे। उन्होंने सलवा जुड़ूम से जुड़े जितने भी नेता थे, अधिकांश को बहुत बुरी तरीके से, नृशंसता से मार डाला। लेकिन आप देखें कि वे लोग जो सलवा जुड़ूम आने के कारण, या सलवा जुड़ूम में लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं, उसके कारण मुखर थे, उसके खिलाफ जो है बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये एक तरीके से गृह युद्ध है। वही जैसे ही सलवा जुड़ूम समाप्त हुआ, उनकी भी कलम लेखनी सूख गई। माओवादी लगातार इन्हीं आदिवासियों की जो सलवा जुड़ूम के साथ जुड़े थे उनकी हत्याएं करते रहे, निर्ममता से हत्याएं करते रहे, लेकिन पूरे देश में कोई कुछ नहीं बोला। हमारे देश में सेलेक्टिव, फिर से मैं बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो भी प्रकार के आंदोलन होते हैं, जो भी प्रकार की विचारधाराएं होती है, जिस भी तरीके से अपनी बात रखी जाती है, वो सेलेक्टिव है। और सेलेक्टिव होने के कारण क्या है कि आप बैलेंस नहीं रखते, आप बीच में खड़े होकर के किसी दृष्टिकोण को देख नहीं पाते। यही कारण है कि आप सलवा जुड़ूम के जो लोग विरोध में या मुखर में खड़े थे, जब सलवा जुड़ूम समाप्त हुआ तो वे उन आदिवासियों के भी विरोधी हो गए जिनकी निर्मम लगातार हत्याएं की जाती रहीं, और वे नक्सलवादियों के समर्थन में अपनी जुबानों को, अपनी कलमों को सुखाकर बैठे रहे। इसी तरीके का समर्थन नक्सलवाद को आगे बढ़ाता है, और इसीलिए वे बुद्धिजीवी जो नक्सलवाद का समर्थन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं, वे भी उसके कारण होने वाली हत्याओं के बिल्कुल खुलेआम जिम्मेदार हैं। अभी भी ग्रामीणों का समर्थन है नक्सलवादियों को, और अगर ऐसा है, और अगर नक्सलवाद गलत है, तो ग्रामीणों का समर्थन क्यों है? देखिए अर्ची जी, बहुत अलग तरीके की बात है। इसीलिए मैंने एक किताब लिखी थी, आमचो बस्तर। ये आमचो बस्तर 2011 में मेरी किताब आई, क्योंकि इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी था कि ग्रामीणों का समर्थन क्या नक्सलवाद को है। क्या माओवादी सचमुच ग्रामीणों के समर्थन से ही बस्तर के भीतर टिके हुए हैं? तो इसका उत्तर एक बड़ा वाला ना है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इस क्षेत्र की उन्होंने पहचान की, और उसके बाद काबिज हुए। आपको मैं बताऊं अर्चित जी कि बस्तर के अंदर 11 बड़े आंदोलन हुए हैं,
1967 में आखिरी बड़ा आंदोलन हुआ, जिस समय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो बस्तर के आखिरी महाराजा थे, उनकी हत्या हुई। उस समय तक आदिवासी अपने तंत्र, अपने सिस्टम, अपने राजा के साथ बुरी तरीके से जुड़े हुए थे। उनके पास एक बड़ा व्यापक नेतृत्व था और बस्तर में 11 बड़े आंदोलन हुए और इन 11 के 11 बड़े आंदोलनों में आदिवासियों ने अपनी बात, चाहे उनको सरकार से मनवानी हो, चाहे उनको अंग्रेजों से मनवानी हो, चाहे अपने राजा से को किसी बात के लिए बाध्य करना हो, उन्होंने जो भी उद्देश्य रखे वे उस उद्देश्य में सफल रहे। तो जब उस क्षेत्र के आदिवासी राजनीतिक रूप से सजग हैं, जब उस परिक्षेत्र के आदिवासियों को यह पता है कि क्रांति किसे कहते हैं, रिवोल्ट किसे कहते हैं, जब वे जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया जा सकता है, तो उनको आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आकर के लोगों को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। नहीं पड़ी। एक पुस्तक है जो बहुत हद तक बस्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन उसमें ये घटनाक्रम है, इसलिए मैं उसको रेफर कर रहा हूं। वो है राहुल पंडिता की पुस्तक हेलो बस्तर। हेलो बस्तर में राहुल पंडिता लिखता है कि कोंडापल्ली सीतारमैया के बेटी और दामाद एम्स में डॉक्टर हुआ करते थे और वो जब बस्तर में मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत आए हुए थे, ओरछा के आसपास कैंप लगा था, तब उन्होंने ये देखा कि ये जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से कितना जटिल है और यहां बहुत आसानी से माओवादी प्रवेश कर सकते हैं। और अब आपको मैं बताता हूं कि 60-70 के दशक में बस्तर में एक कलेक्टर हुआ करते थे, ब्रह्मदेव शर्मा। उनका यह मानना था कि जहां जहां सड़क जाती है, सड़क की बीमारियां भी साथ में जाती हैं, और वे जानते थे कि बस्तर के जो ट्राइब्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलग हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। तो उनका यह मानना था। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रशासनिक जो निर्णय है वो एक व्यक्ति की अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस के आधार पर लिए जाते हैं, जिसमें वो बहुत अधिक शोध नहीं करता। वो ये तक नहीं सोचता कि मैं निर्णय लेने वाला हूं, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। और ऐसा ही ब्रह्मदेव शर्मा के इस एक निर्णय के साथ में हुआ, जब उन्होंने अबूझमाड़ क्षेत्र में जाने वाली सभी सड़कों को बंद करवा दिया। और जब सभी सड़कों को बंद करवा दिया, साथ साथ में तब एक पास सिस्टम लागू किया कि आपको माड़ क्षेत्र में जाना है तो आपको एक पास लगेगा। घंटे के हिसाब से कलेक्ट्रेट से पास जारी होता था। अब ये पास सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब सरकारों को समझ में आया कि इससे खुद हमने आइसोलेशन किया है ट्राइबल्स का। और यही कारण है कि हुआ क्या कि जब माओवादी अंदर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया कि गांवों की स्थिति बदल दी। आपके टोपो शीट में या आपके पास जो पुराने नक्शे हैं उसमें गांव की जो पहले जो स्थान था, आज वो वहां पर विद्यमान नहीं है। वो गांव वहां से हटा दिए गए, बहुत कुछ वहां पर बदल गया। इसके अलावा आपने वहां से पोस्ट ऑफिस हटा दिया, स्कूल हटा दिया, अस्पताल हटा दिए, सरकारी सिस्टम, पुलिस थाने हटा दिए, सब कुछ हटा दिया। और उस जंगल को जैसे जनजाति वो वहां के लोग रहना चाहते हैं उनके हिसाब से छोड़ दिया। और ये एक अच्छा कदम हो सकता था, लेकिन आपको वहां पर सरकार को विलोपित करने की आवश्यकता नहीं थी। आपने सरकार को भी विलोपित कर दिया, इसलिए माओवादी बहुत आराम से घुसे और उन्होंने उस क्षेत्र को काबिज कर दिया। और अब कनपट्टी पे बंदूक लगाने के बाद किसी से भी कहो कैसा लग रहा है, बोलो अच्छा लग रहा है, तो यही कहेगा साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही समर्थन, इसी तरीके का समर्थन वहां के ग्रामीणों को है और का नक्सलियों को प्राप्त है, क्योंकि डर के कारण हर कोई यस सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर ही कहता है। अन्यथा जैसे जैसे आज फोर्स एरिया डोमिनेशन करके आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नक्सली पीछे हटते जा रहे हैं, वही ग्रामीण जो कि नक्सलियों के समर्थन में खड़े नजर आते थे, अब वो सरकार के पास अपनी डिमांड रखने लगे हैं। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लगे हैं। जिन योजनाओं का लाभ उनको नहीं लगता मिलता, उसके लिए आंदोलन करने लगे हैं, उसके लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखने लगे हैं। जैसे जैसे एरिया डोमिनेशन करके सरकार आगे बढ़ रही है, हमको ये पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने दबाव में वहां के ग्रामीण रहे थे। इसलिए इस मिथक को, हर किसी को यह जान लेना चाहिए कि बस्तर में जो माओवादी हैं उन्होंने केवल दबाव में ही अपना जो भी विस्तार है वो उस क्षेत्र में करके रखा हुआ है। जी, अगर सर बात करें जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ वहाँ से, चाहे आप 370 की बात करें या वहाँ से जो आतंकवाद की बात करें, वहाँ पे उन्होंने भारी सेना लगाई, वहाँ पर उन्होंने जो बड़े नेता थे उनको नज़रबंद किया। तो क्या ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बस्तर में, जहाँ पे आप बस्तर की बात करें या जो भी माओवादी इलाके हैं, वहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी लगाकर उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनका सफाया नहीं किया जा सकता? देखो, दो चीजें हैं। हम जम्मू कश्मीर और बस्तर दोनों को हम दो तरीके से जो है विवेचित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्व जो है वो बहुत प्रचुरता के साथ हैं या थे।
अब धीरे धीरे जो है वहां पर भी जो है राहत की सांस वहां के लोग लेने लगे हैं। उनका मूल रूप से उद्देश्य पाकिस्तान के साथ मिल जाना था और वहां जो अलगाववादी हैं वो पाकिस्तान की शह पर ही ये गतिविधियां कर रहे थे। लेकिन बस्तर के क्षेत्र में यह नहीं है। यहां पर जो कुछ भी है या जो लोग भी हैं बंदूक लेकर, वो विचारधारा के समर्थक लोग हैं और उनका उद्देश्य लाल किले पर लाल निशान लगाना है। वे वर्तमान में जो व्यवस्था है उसको बंदूक के दम पर, आतंकवाद के दम पर बदलना चाहते हैं। हमारी वर्तमान व्यवस्था में आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखने का, अपने विचार को प्रसारित करने का या अपने किस्म की सरकार को लाने का अवसर है। क्या वामपंथी इस देश में सरकार में कभी नहीं थे? जितनी खिचड़ी सरकारों का दौर है, उन खिचड़ी सरकारों के दौर में वामपंथी सबसे प्रबल रहे हैं। ज्योति बसु को तो प्रधानमंत्री तक बनने का अवसर उनके सामने आया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमारे देश में वामपंथियों के पास भी यह अवसर है। यदि लोग उनके साथ हैं तो वे इस देश में शीर्ष पद तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो बंदूक लेकर व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, दरअसल आतंकवादी ही हैं। यहां पर अंतर क्या है कि जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी तत्व हैं और यहां पर आतंकवादी तत्व हैं। रास्ता दोनों का ही बंदूक का है। जो आतंकवादी तत्व हैं उनकी जड़ों को काटने का काम जो है सरकार ने किया, इसलिए उनके बड़े नेता नजरबंद कर दिए गए और बाकी सारी कुछ किए। यहां पर जो है सारा कुछ आड़ में है, क्योंकि ये भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। आप देखें कि बहुत समय तक चंबल के क्षेत्र में डाकू रहे। पूरे देश भर में क्या केवल बागी चंबल के क्षेत्र में ही पैदा हो रहे थे? क्या और कहीं पर किसी भी तरीके का न्याय नहीं था? वहां पर बागी क्यों पैदा नहीं हुए और चंबल में ही बागी क्यों रहे? वहां का भूगोल, चंबल नदी जिस तरीके के रेवाइंस बनाती है वो ऐसे लोगों को छुपने में मदद कर रहा था और बस्तर के जंगल ऐसे आतंकवादियों की छुपने में मदद कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, जो कश्मीर में चलाया गया, वो तरीका बस्तर में कारगर नहीं होने वाला है। यहां तो आपको एरिया डोमिनेशन करके धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए वे जो पीड़ित लोग धीरे धीरे पक्ष में आ रहे हैं, वे गांव जो धीरे धीरे आप हमारे तंत्र का पुनः हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर फिर मैं रेखांकित करना चाहता हूं अर्चित भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं नक्सलवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण है। मैं लगभग अपने हर वक्तव्य में यह बात कहता हूं कि नक्सलवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बस्तर में नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के कारण बस्तर में बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं, खड़ी हो गई हैं। तो हमको इन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि बस्तर में शांति आए। लेकिन इसको नहीं समझना चाहिए कि आतंकवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, आंध्र में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, उड़ीसा में हो। लेकिन जब हम बस्तर स्पेसिफिक बात करने के लिए जा रहे हैं तो यह उपनिवेश है, ये इन परिक्षेत्रों के उन उग्र वामपंथियों का उपनिवेश है जिन्होंने अपने बचने के लिए यहां की पहाड़ियों को, यहां की नैसर्गिकता को, यहां के नदियों को, यहां के नालों को, यहां के जंगल को चुना है। तो यह अंतर है कश्मीर और बस्तर में। जी ठीक है। इसमें सर एक टर्म है जो हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, अर्बन नक्सल। जी, जैसा आप बता रहे थे मुझे कि जो नक्सलवाद की लड़ाई है वो दो फ्रंट पे लड़ी जा रही है, एक बंदूक से, एक कलम से। आप क्या सोचते हैं सर, आपका क्या मानना है, कौन सी ज़्यादा खतरनाक है? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं एक पूर्व माओवादी का एक साक्षात्कार ले रहा था, तो उससे बातचीत करते हुए उसने कहा कि बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था वो। उसने मुझे कहा कि सर आप एक ग्लास में बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे तो आपको क्या नजर आएगा? बोले ऊपर तैरती हुई थोड़ी सी बर्फ, लेकिन भीतर धंसा हुआ बर्फ का लंबा बड़ा सा टुकड़ा। तो नक्सलवाद बिल्कुल वैसा ही है। बंदूक लेकर लड़ने वाले वो हैं जो बर्फ का ऊपर का टुकड़ा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर जो धंसा हुआ है इसका हिस्सा वो शहरी माओवादी हैं। वे लोग जो कलम लेकर लड़ रहे हैं। महेंद्र कर्मा जो सलवा जुड़ुम के बड़े नेता हुआ करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, जो बस्तर क्षेत्र में बस्तर टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका आखिरी साक्षात्कार मेरा लिया हुआ है। उस साक्षात्कार में मैंने उनसे पूछा था कि सर आप तो लड़ाई हार गए, जब आप लड़ाई हार गए तो आपको नहीं लगता कि आप गलत दिशा में थे?
तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़ाई हम जीत जाते, लेकिन हम दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशनों में हार गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो बंदूक लेकर जंगल के भीतर बैठे हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संचालित हैं, उनके पक्षधर दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनकी बंदूकों को जस्टिफाई करने के लिए दिन रात लगाए रहते हैं। ऐसा ही थोड़ी है कि किसी बड़ी लेखिका को किसी बड़े आतंकवादी के हाथ में हाथ डाले देख लिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्राध्यापक और प्राध्यापिकाएं बस्तर क्षेत्र में ही रिसर्च वर्क करते नजर आते हैं। इस देश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में काम करने में क्या मनाही है? क्या वहां के जनजातीय समाज में विशेषताएं विद्यमान ही नहीं है? बस्तर क्षेत्र ही क्यों, और बस्तर क्षेत्र में इस देश की केवल कुछ विश्वविद्यालय, कुछ यूनिवर्सिटियों को जरूरत से ज्यादा रुचि क्यों? और वे ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां की वहां 70-75 जब सुरक्षाकर्मी मार दिए जाते हैं तो पार्टियां होती हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि मैं किन विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो मेरे दर्शक हैं इस कार्यक्रम के, अर्चित जी जो आपके दर्शक हैं, वो जान गए होंगे कि हम किन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। और ये व्यक्ति इस पूरे तंत्र के लिए ही खतरा नहीं है, इस हमारे जो समाज की सौहार्दता है, हमारे जो समाज के अंदर विद्यमान सोच पूर्णता है, उसके लिए भी खतरा है। क्योंकि वे वो लिख रहे हैं, वो परोस रहे हैं, वो इस समाज को देना चाहते हैं जो अंततः गृह युद्ध का कारण बनेगा। इसलिए जो उग्र वामपंथ के समर्थक लेखक या लेखिकाएं हैं, दरअसल वे इस देश का दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि आपको बंदूक लेकर जो सीधे सीधे हत्याएं कर रहे हैं उनको तो रोकना ही है, वो तो खतरा है ही। लेकिन जो कलम लेकर हत्याओं को पोषित कर रहे हैं, जो कलम लेकर हत्याओं, कहते हैं कानून भी कहता है ना कि हत्या का कारण तो ढूंढो, हत्या का कारण तो पता होना चाहिए। तो ये हत्या का कारण उन अर्बन नक्सल्स या उन शहरी माओवादियों के पास विद्यमान है जो कलम से ये लड़ाई लगातार लिख रहे हैं। ऐसे ही भीमा कोरेगांव जो पूरा का पूरा प्रकरण है, वो आप ध्यान देकर देखें, उनमें जुड़े हुए लोगों को देखें, वो जो जिस कानूनी गतिविधि कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उन कार्रवाइयों के अंदर जो बहस हुई है उस बहस को सुने। फिर आप इन व्यक्तियों के अलग अलग जहां जहां पर वो जिन जिन गतिविधियों में जुड़े हुए हैं उन गतिविधियों की विवेचना करें। आप उन लेखकों को देखें जो नक्सलवादियों के समर्थन में लिख रहे हैं, उनका सारा लेख या उनकी सारी क्रिएटिविटी को देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस तरीके से हमारे देश की सौहार्दता की जड़ों को, हमारे जो स्थायित्व है या हमारे देश की जो सोवेरेनिटी है उसको खोखला कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा है। ये बर्फ का वो बड़ा हिस्सा है जिसको पिघलाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ग्लास में गर्म पानी डालना पड़ेगा, इनका प्रतिवाद करना पड़ेगा, इनके समानांतर लिखना पड़ेगा, इनके हर तथ्य को गलत सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि ये झूठ लिख रहे हैं, बरगला रहे हैं। मैं कई बड़ी किताबें, मैं अर्चित भाई आपको अपने रिसर्च का एक हिस्सा बताता हूं। कुछ बड़ी, आमतौर पे होता है कि बस्तर पर कोई भी किताब लिखी गई हो तो निश्चित रूप से वो मेरे पुस्तकालय में होती है, चाहे वो पक्ष में लिखी गई हो चाहे विपक्ष में लिखी गई हो। कई लेखक हैं जो लिखते हैं मैं फलाना गांव में गया और फलाना व्यक्ति से मिला। मैं अपना शोध करते हुए मैं उस गांव में भी जाता हूं और उस फलाना व्यक्ति से मिलने की भी कोशिश करता हूं। और बहुतायत ऐसा होता है कि फलाना व्यक्ति उस गांव में मुझे मौजूद ही नहीं मिलता, उसका अस्तित्व ही नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है, क्यों है? इस बात को हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोपागेंडा रचे जा रहे हैं ना। तो ये माओवादियों का या अर्बन नक्सल्स का काम करने का तरीका है। ये और भी गहरा है, लेकिन ये विषय आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मूल बिंदुओं पर बात करके आपके सोचने समझने के लिए कुछ तत्व छोड़ रहा हूं। जी, अभी नक्सलवाद किस स्टेज पे है सर? देखिए, अब धीरे धीरे नक्सलवाद अपने पतन की तरफ है या समाप्त होने की दिशा में है। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया या अभी खतरा विद्यमान नहीं है। यह इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि जब तक उनके पास आधार इलाका है तब तक वो वहां पर पनपते रहेंगे, प्रशिक्षित होते रहेंगे और बार बार तंत्र पर हमला करने के लिए उद्यत रहेंगे। इसलिए सरकार को सबसे पहले तो इनके आधार इलाकों को किसी तरीके से समाप्त कर
अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। मैं ये बता दूं कि अगर अबूझमाड़ जो आधार इलाका जितना भी क्षेत्र इस समय माओवादियों के पास है, अगर ये इस आधार इलाके को खो देंगे तो पूरे देश भर में कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आसानी से वो अपना आधार इलाका बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे पूरी तरीके से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ये जो अबूझमाड़ की लड़ाई है, ये जो 100/100 किलोमीटर की लड़ाई है, वो बहुत बड़ी होने वाली है सरकार के लिए भी, नक्सलियों के लिए भी। जो यहां पर अपनी डोमिनेंस, जो जिसने ये लड़ाई जीत ली या जिसने ये लड़ाई लंबी खींची, अगर नक्सलियों ने ये लड़ाई लंबी खींची तो उनका अस्तित्व भी उतना ही लंबा रहेगा। सरकार ने ये लड़ाई जितनी जल्दी जीती तो वे नक्सलियों के अस्तित्व को उतनी जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं। समानांतर रूप से शहरी नक्सलियों को भी प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में रखना होगा, उनकी गतिविधियों को भी ध्यान देते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ यह देखना होगा कि वे किस प्रकार से उनकी सहायता करने को उद्यत है। इन दोनों के जो तंत्र है, उन दोनों के जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को काटना पड़ेगा। साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यह समग्र रूप से नक्सलियों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। नक्सली कमजोर हो रहे हैं, यह सच्चाई है। रिक्रूटमेंट अब वैसा नहीं हो रहा उनके भीतर, यह भी सच्चाई है। नक्सली कुछ देते ही नहीं अपने कैडर को, है ना। सिर्फ बंदूक पकड़ा करके तुमको समाज के लिए, जनता के लिए लड़ना है, तुम अपना परिवार छोड़ दो, अपने लोग छोड़ दो और चले आओ हमारे पीछे। और जो पैसा मिल रहा है, जो लेवी मिल रही है, उससे जो है वो दूसरा ही कोई सिस्टम चल रहा है। तो ऐसा तो हमेशा चल नहीं सकता। और जो ग्रास रूट कैडर है आपका, वो एक न एक दिन सच्चाई जान जाता है कि हम मोहरा बना दिए गए हैं। और जब मोहरा ये जान जाता है कि मेरी ताकत क्या है, तो वो शतरंज के आखिरी खाने में पहुंचकर अपने आप को वजीर घोषित कर देता है। बस्तर में या नक्सली परिक्षेत्रों में लोगों को यह समझ में आने लग गया है कि आतंकवाद ने उनको मोहरा बनाया हुआ है, इसलिए अब उनके वजीर बनने के, अब उनके उस खाने में खड़े होने का समय आ गया है जहां से वो स्वयं को जान पाए, अपनी ताकत को जान पाए और अपने सिस्टम को भी समझ पाए। जी अर्जुन जी। तो अभी सर जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या वो सही डायरेक्शन है या इसमें कुछ और स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? देखिए, नक्सलवाद पर बहुत सारी आप हिट एंड रन या नहीं कर सकते, या मतलब ट्रायल और एंड एरर वाले मोड पे नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने आज गतिविधि आरंभ की, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर जो है दबाव पड़ना शुरू हुआ, लेखकों पत्रकारों का दबाव, जो नक्सल समर्थक हैं, या वैश्विक सामाजिक संगठनों का दबाव शुरू हुआ, वैसे ही आपने कदम पीछे खींच ली। मैं अब तक बस्तर क्षेत्र में, मैं और अन्य क्षेत्रों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमको अन्य क्षेत्रों से यह सबक लेना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में इच्छा शक्ति के कारण ही जहां से नक्सलवाद आरंभ हुआ, उस नक्सलवाद का फन कुचल दिया गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इच्छा शक्ति के कारण ही नक्सलवाद का लगभग दमन कर दिया गया। महाराष्ट्र में नक्सलवाद उस तरीके से केवल गढ़चिरौली और उसके आसपास सीमित है, फन नहीं उठा पा रहा क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल है। ओडिशा में भी सरकार ने कुछ क्षेत्रों तक ही उसको बहुत सीमित रखने में अपनी सफलता पाई है, और उन क्षेत्रों में भी जो है विकासात्मक कार्य होते रहे। मलकानगिरी क्षेत्र में जहां नक्सली हैं, वहीं आप देखें कि लहलाती विखेती, बांध, सब कुछ आपको नजर आएगा। तंत्र ने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। बस्तर क्षेत्र में भी इच्छा शक्ति से सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। दबावों से मुक्त होने की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लगातार काम करना पड़ेगा। आपको सरकार के वायदों को और सरकार की नीतियों और योजनाओं को लोगों तक और उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना ही पड़ेगा। छोटी से छोटी शिकायत को भी तुरंत उसके निर्मूलन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जहां जहां सरकार किसी न किसी कारण से विलोपित हो गई, चाहे माओवादियों ने सरकार को विलोपित कर दिया हो या हमारे ही तंत्र ने विलोपन कर दिया हो, जिस कई जगह मास्टर्स पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे, सरकारी तंत्र वहां नहीं है, चिकित्सक अस्पतालों में नहीं जा रहे, ऐसी बहुत सारी जगहों में डर के कारण हुआ है, लापरवाही के कारण हुआ है। इन सब जगहों पर कसावट आपको रखनी पड़ेगी। जब आप इन सब चीजों को लगातार करेंगे, साथ साथ में सड़कें लेकर के जाइए, साथ साथ में विकासात्मक योजनाओं को लेकर जाइए, स्कूल को लेकर जाइए, अस्पताल को लेकर जाइए, बढ़ते चले जाइए। केवल सैनिक ही आगे नहीं बढ़े, आपकी योजनाएं भी साथ साथ आगे बढ़े,
आप ये देखेंगे कि देखते ही देखते इस पूरे के पूरे क्षेत्र को माओवादियों से कब मुक्त करा लिया गया पता ही नहीं चलेगा। अभी दिक्कत आएगी क्योंकि माड़ क्षेत्र में अब ये लड़ाई शुरू हुई है और माड़ क्षेत्र माओवादियों के बहुत लंबे समय तक कब्जे में रहा है। इसलिए और वो कहते हैं ना कि जब दिए की लौ बुझने लगती है तो अधिक फड़फड़ाती है, तो इस समय जो है वहां पर जो फड़फड़ाहट आपको देखने के लिए मिलेगी या वहां जो लपट आपको देखने के लिए मिलेगी या वहां जो संघर्ष देखने के लिए मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर सरकार इस संघर्ष को जीत जाती है तो न केवल बस्तर से इरेडिकेट होगा, आप देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नक्सली हैं, ये जो माओवादी हैं, अपना सबसे महत्वपूर्ण आधार इलाका खो देंगे। तो इसलिए इस आधार इलाके पर आपको तिरंगा फहराने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि सर ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, हम ज़रूर इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, परंतु इसको यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बात होनी चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार लिखा जाना चाहिए। आप आश्चर्य करोगे कि नक्सलवाद के पक्ष में तो बहुत लिखा जाता है। इस देश में अधिकतर लेखक, अधिकतर पत्रकार, अधिकतर ऐसे कथित बुद्धिजीवी हैं जो नक्सलवाद के पक्ष में ही लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। लेकिन आपको इसके प्रतिपक्ष के लोगों को भी ढूंढना, तलाशना पड़ेगा, उनकी बातों को भी लोगों के सामने रखना पड़ेगा, ताकि जो सुनने, सोचने, समझने वाले लोग हैं उनके पास दोनों नजरिया हो, दोनों दृष्टिकोण हो। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूं वही दृष्टिकोण सही है, लेकिन मैं जो सोचता हूं उसको अपनी किताबों के माध्यम से लगातार सामने रख रहा हूं। 22 किताबें मैंने लिखी अर्चित जी, और उनमें से अधिकांश बस्तर पर ही केंद्रित है। चाहे वो बस्तर नामा हो, चाहे वो दंत क्षेत्र हो, चाहे वो आमचो बस्तर हो, मैं चाहे वो बस्तर अनकही अनजानी कहानियां हो, मैं लगातार बस्तर पर काम कर रहा हूं, बस्तर पर लिख रहा हूं, बस्तर की संस्कृति पर, वहां की सभ्यता पर, वहां के इतिहास पर, वहां के समाजशास्त्र पर, वहां के भूगोल पर। केवल नक्सलवाद पर ही क्यों लिखा जाए? बस्तर के अंदर कितना कुछ है जो लोगों को जानना चाहिए। जब आप जानेंगे तभी तो आप मानेंगे कि बस्तर कैसे बदला, वहां कितनी नैसर्गिकता थी, कितनी प्रसन्नता थी, कितना खूबसूरत स्थल रहा, और कैसे उसको नर्क में बदलने में माओवादी सफल हुए। तो इन सब बातों को, इन सब चीजों को, इन सभी दृष्टिकोण को मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों के सामने अपनी पुस्तकों के माध्यम से रखने का सतत प्रयास कर रहा हूं। और वे सभी लोग जो स्वयं को जागरूक नागरिक मानते हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, मुखरता के साथ रखनी चाहिए। आतंकवाद की पक्षधरता खतरनाक है, लेकिन आतंकवाद को जानते समझते हुए उसके प्रतिरोध में नहीं खड़ा होना या खामोश रहना उससे भी अधिक खतरनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने राष्ट्र के लिए कोई कर्तव्य निर्वहित करना चाहते हैं तो बोलें, अपनी आवाज कम से कम अपनी रचनात्मकता के माध्यम से उठाएं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति झंडा लेकर के सड़क पे खड़ा हो, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बंदूक लेकर के सरहद पर खड़ा होने का हो जाए, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लेखक और पत्रकार ही हो जाए, लेकिन हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी सोच है, हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी अभिव्यक्ति है और माध्यम है, चाहे वो सोशल माध्यम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का माध्यम हो, कम से कम वो अपनी बात रखे। इससे ही बहुत बदलाव आ जाएगा। इससे ही वो लोग जो आज अर्बन नक्सल कहलाते हैं, वो लोग जो बंदूक लेके खड़े हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि वे, उनकी दीवारें कितनी खोखली हैं, वो अब डर के तब डर के, और वो उनका खंडहर धंसने गिरने ही वाला है। तो इसका निमित्त आपको और हमको ही बनना चाहिए, यही मेरा भी प्रयास है।